वहीं दूसरी तरफ एक बड़ा खुलासा सामने आया है, जहां यूनाइटेड किंगडम का मानना था कि ईरान उस समय कोई परमाणु खतरा नहीं था और यूरोप पर किसी भी तरह के हमले का कोई तत्काल सबूत भी नहीं मिला था। जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इजराइल और इजराइल ने ईरान पर हमला शुरू किया, रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जोनाथन पावेल ने जेनेवा में ओमान के राजदूत के घर पर अमेरिका और ईरान के बीच अंतिम बातचीत में हिस्सा लिया था और वहां ईरान की तरफ से दिए गए प्रस्ताव को चौंकाने वाला और प्रगति की दिशा में एक कदम बताया गया था। ब्रिटिश टीम को उम्मीद थी कि अगला दौर बातचीत का जल्द होगा और मामला डील की तरफ बढ़ सकता है, लेकिन उससे पहले ही हमला शुरू हो गया, जिससे ब्रिटेन के अंदर सवाल उठने लगे हैं कि क्या ये युद्ध जल्दबाजी में शुरू किया गया। वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर इस युद्ध में सीधे शामिल होने से बचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि देश के अंदर भी इस युद्ध का विरोध हो रहा है। हालांकि ब्रिटेन ने कुछ हद तक अमेरिका का साथ जरूर दिया है और अपने सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल करने की उसने परमिशन भी दे दी है, जिससे दोनों देशों के बीच रिश्तों में तनाव भी देखा गया है, खासकर तब जब शुरुआत में ब्रिटेन ने डिएगो गार्सिया बेस के इस्तेमाल से मना कर दिया था। अब स्टारमर ने साफ कहा है कि उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी युद्ध को कम करना और हालात को शांत करना है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को खोलना बहुत जल्दी ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि यहाँ से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल सप्लाई होता है, लेकिन ये आसान काम नहीं है। ब्रिटेन अब अपने सहयोगियों के साथ मिलकर इस संकट का समाधान निकालने की कोशिश कर रहा है और सैन्य जहाज़ों को भेजने की बजाय माइंस हटाने वाले ड्रोन भेजने पर विचार कर रहा है। कुल मिलाकर ये साफ है कि इस युद्ध को लेकर पश्चिमी देशों के अंदर भी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल पैदा हो गई है और आने वाले दिनों में ये मामला और बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकता है। इजराइल ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि उसने रात भर के हमलों में ईरान के 2 बड़े सुरक्षा अधिकारियों को मार गिराया है, जिनमें ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव अली लजारनी और बसीज फोर्स के प्रमुख जनरल गुलाम रजा सुलेमानी शामिल हैं। हालांकि ईरान की तरफ से अभी तक इन मौतों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन अगर ये सच साबित होता है तो ये ईरान के नेतृत्व के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि खामेनी की मौत के बाद लजानी को सबसे ताकतवर नेताओं में गिना जा रहा था। वहीं इजराइल के रक्षा मंत्री ने कहा है कि यह कार्रवाई सीधे ईरान की सत्ता को कमजोर करने के लिए की गई है। दूसरी तरफ ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई तेज कर दिया और खाड़ी देशों के साथ साथ इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमले जारी रखे हुए हैं। यूएई के दुबई और अबू धाबी में हमलों के चलते एयर स्पेस कुछ समय के लिए बंद करना पड़ा, जबकि फुजरा में तेल सुविधाओं पर ड्रोन हमले हुए हैं और अबू धाबी में मलबे गिरने से एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है। वहीं सऊदी अरब और कतर में भी एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय नजर आए हैं। वहीं ईरान ने साफ कहा है कि वे स्ट्रेट ऑफ हार्मोज पर अपनी पकड़ बनाए रखेगा, जहां से दुनिया का लगभग 20% तेल गुजरता है। इससे वैश्विक ऊर्जा संकट का खतरा और ज़्यादा बढ़ गया है। तेल की कीमत लगातार ऊपर जा रही है और कई जहाज़ों पर हमले की खबरें सामने आई हैं। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई देशों से अपील भी की है कि वे अपने युद्धपोत भेजकर इस जलमार्ग को सुरक्षित करें, यानी वो रास्ता खुलवाएं, लेकिन अभी तक कोई बड़ा देश खुलकर सामने नहीं आया है। उधर इजराइल ने तेहरान और लेबनान में भी हमले तेज कर दिए हैं और हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। इस पूरे संघर्ष में अब तक ईरान में 1300 से ज़्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं, जबकि लेबनान में 850 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं और 10 लाख से ज़्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं। वहीं इसराइल की अगर बात करें तो इसराइल में भी ईरानी हमले से 12 लोगों की मौत हुई है और अमेरिकी सेना के 13 जवान भी इस युद्ध में मारे गए हैं। इसी बीच अमेरिका के एक शीर्ष आतंकवाद निरोधक अधिकारी जो केंट ने इस युद्ध के विरोध में इस्तीफा दे दिया है, जिससे ट्रंप प्रशासन पर दबाव और ज़्यादा बढ़ गया है और अब ये जंग सिर्फ सैन्य टकराव नहीं बल्कि राजनीतिक और आर्थिक संकट में भी बदलती आ रही है। इजराइल ने अल अक्सा मस्जिद को आने वाली ईद उल फितर तक और उसके बाद बंद रखने का फैसला किया है और ये जानकारी इस्लामी वक्फ को दी गई है, जो इस पवित्र स्थल का प्रशासन संभालता है। ये फैसला ऐसे समय पर लिया गया है जब अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध जारी है और इजराइल सुरक्षा कारणों का हवाला दे रहा है,
लेकिन फिलिस्तीनी इसे अपने धार्मिक अधिकारों पर हमला मान रहे हैं, क्योंकि 1967 के बाद ये पहली बार हुआ है जब रमज़ान के दौरान जुमे की नमाज इस मस्जिद में नहीं हो पाई। इस बीच मस्जिद परिसर में सिर्फ सीमित संख्या में वफ़ कर्मचारियों को ही जाने की अनुमति है और आम लोगों की एंट्री पूरी तरीके से बंद कर दी गई है। यहाँ तक कि अतिरिक्त स्टाफ की मांग भी ठुकरा दी गई है और चेतावनी दी गई है कि अगर ज़्यादा लोगों को अंदर जाने दिया गया तो इजरायली सेटलर्स को भी प्रवेश दिया जा सकता है। रिपोर्ट्स में ये बात भी सामने आई है कि डोम ऑफ द रॉक के अंदर भी निगरानी कैमरे लगाए गए हैं, जिससे पूरे परिसर पर कड़ी नज़र रखी जा सके। वहीं ओल्ड सिटी ऑफ जेरूशलम को लगभग पूरी तरीके से सील कर दिया गया है, जहां सिर्फ स्थानीय निवासियों को ही आने जाने दिया जा रहा है और बाजार सुनसान पड़े हुए हैं, जबकि शहर के बाहर सामान्य जिंदगी हुई है। लैलतुल कद्र जैसे पवित्र मौके पर भी सैकड़ों पुलिसकर्मियों ने रास्ते बंद कर दिए हैं और लोगों को मस्जिद के बाहर सड़कों पर नमाज पढ़ने के लिए मजबूर होना पड़ा है। कई मुस्लिम देशों ने इस फैसले की कड़ी निंदा की है और कहा है कि इजराइल का इस स्थल पर कोई अधिकार नहीं है और तुरंत पाबंदियां हटाई जानी चाहिए। वही अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत भी ये सवाल उठ रहा है कि कोई कब्जे वाली ताकत ऐसे धार्मिक स्थल पर स्थायी बदलाव नहीं कर सकती है। कुल मिलाकर ये मुद्दा अब सिर्फ सुरक्षा नहीं बल्कि धार्मिक अधिकार और राजनीतिक कंट्रोल का बड़ा विवाद बन चुका है और आने वाले दिनों में तनाव और ज़्यादा बढ़ सकता है। एक बेहद और दर्दनाक चौंकाने वाली खबर अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से सामने आई है, जहां एक ड्रग रिहेबिलिटेशन अस्पताल पर देर रात हुए हवाई हमले में 400 से ज़्यादा लोगों की मौत होने का दावा किया गया है और 250 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। अफगानिस्तान ने इस हमले के लिए सीधे पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है और कहा है कि काबुल के उम्मीद एडिक्शन ट्रीटमेंट हॉस्पिटल को निशाना बनाया गया है, जहां बड़ी संख्या में मरीज और आम नागरिक मौजूद थे। वहीं पाकिस्तान ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि उसने किसी अस्पताल को नहीं बल्कि सैन्य ठिकानों को टारगेट किया था और ये कार्रवाई पूरी तरीके से सटीक और आतंकवादियों के खिलाफ थी। पाकिस्तान का कहना है कि जिस इलाके में हमला हुआ वहां एक पूर्व नाटो बेस कैंप फिनिक्स मौजूद है, जिसे अब हथियारों के भंडारण के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, जबकि अफगानिस्तान का दावा है कि यह सीधा नागरिकों पर हमला है और इसे मानवता के खिलाफ अपराध बताया जा रहा है। घटनास्थल से सामने आई तस्वीरों में बचाव दल मलबे से शव निकालते नजर आए हैं, जहां कई लोग अब भी दबे होने की आशंका है और परिजन अस्पतालों के बाहर अपने अपनों की तलाश में भटकते दिखाई दे रहे हैं। इस हमले के बाद इलाके में भारी अफरा तफरी का माहौल है। संयुक्त राष्ट्र ने इस घटना पर गहरी चिंता जताते हुए तुरंत युद्ध विराम की अपील भी की है और अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग की है ताकि सच्चाई सामने आ सके। ये संघर्ष जो पिछले 3 हफ्तों से जारी है, अब तेजी से और ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच लगातार हवाई हमले और सीमा पार झड़पें हो रही हैं। पाकिस्तान का आरोप है कि अफगानिस्तान की ज़मीन से आतंकवादी उसके देश में हमले कर रहे हैं, जबकि काबुल इन आरोपों को नकारता रहा है। इस बीच हज़ारों लोग विस्थापित हो चुके हैं और हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, जिससे पूरे क्षेत्र में अस्थिरता का खतरा और ज़्यादा बढ़ गया है। ईरान के साथ चल रही जंग अब सिर्फ मिसाइल और ड्रोन तक सीमित नहीं रही, बल्कि पूरी दुनिया को ऊर्जा संकट की तरफ धकेल रही है, जहां हालात इतने बिगड़ गए हैं कि कई देशों को अब तय करना पड़ रहा है कि बिजली और ईंधन किसे दिया जाए और किसे नहीं। सबसे ज़्यादा असर एशिया पर पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ की अर्थव्यवस्थाएं आयातित तेल और गैस पर निर्भर है और स्ट्रेट ऑफ हार्मोज, जो दुनिया के करीब 20% तेल और गैस का मुख्य एक रास्ता है, अब लगभग बंद जैसा हो गया है। ऐसे में एशियाई देशों में ऊर्जा की कमी और महंगाई तेजी से बढ़ रही है। भारत से लेकर जापान और फिलीपींस तक सरकारें अब इमरजेंसी मोड में आ गई हैं। भारत में घरेलू गैस यानी एलपीजी को प्राथमिकता दी जा रही है ताकि आम लोगों की रसोई चलती रहे, लेकिन इसका असर अब होटल और रेस्टोरेंट्स पर दिखने लगा है, जहाँ कई जगहों पर खाना बनाने के लिए कोयले का इस्तेमाल किया जा रहा है और कई दुकानों को समय कम करना पड़ रहा है, यानी जल्दी बंद कर रहे हैं।
वहीं फिलीपींस में सरकार ने 4 दिन का वर्क वीक लागू कर दिया है ताकि ईंधन की खपत कम हो सके, और ऑफिसों में एसी और बिजली के इस्तेमाल पर भी सख्त नियम लगाए गए हैं। वियतनाम और थाईलैंड जैसे देश भी लोगों से बिजली बचाने की अपील कर रहे हैं। यहाँ तक कि सरकारी अधिकारियों को लिफ्ट की जगह सीढ़ियां इस्तेमाल करने को कहा गया है। लेकिन इन कदमों की कीमत भी चुकानी पड़ रही है, क्योंकि औद्योगिक की उत्पादन क्षमता दिन पर दिन घट रही है और छोटे व्यापारी की कमाई पर इसका असर पड़ रहा है। दूसरी तरफ जापान और साउथ कोरिया जैसे देश अपने रणनीतिक तेल भंडार खोल रहे हैं। जापान अपने रिजर्व से करीब 45 दिनों का तेल जारी किया है, जबकि साउथ कोरिया भी करोड़ों बैरल तेल बाजार में ला रहा है ताकि सप्लाई बनी रहे। लेकिन जानकारों का कहना है कि यह सिर्फ अस्थायी राहत है, और अगर जंग लंबी चली तो फिर से कमी और ज्यादा बढ़ सकती है। इस बीच देशों के बीच तेल और गैस की होड़ भी तेज हो गई है। थाईलैंड ने अपने भंडार बचाने के लिए निर्यात रोक दिया है, जिससे कंबोडिया में 1/3 पेट्रोल पंप बंद हो गए हैं। वहीं एशिया के बड़े तेल नए सप्लायर्स ढूंढने में जुटे हुए हैं, क्योंकि 80% से ज्यादा एलएनजी जो स्टेट ऑफ हार्मोज से गुजरती है वो एशिया ही जाती है, और अब ये सप्लाई खतरे में है। कुल मिलाकर ये साफ हो गया है कि ये जंग अब ग्लोबल इकोनॉमी को सीधे प्रभावित कर रही है, और आने वाले दिनों में तेल की कीमतें और महंगाई दोनों और ज़्यादा बढ़ सकते हैं, जिससे आम आदमी से लेकर बड़े उद्योग तक हर कोई प्रभावित होगा।